बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से कौम को एतमाद में लिया कोरोना की सूरत हाल के हंगाम, क्योंकि आगे ईद आ रही है, फिर मुहर्रम है। इस सिलसिले में एहतियात लाजिम है, क्योंकि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है अभी हतमी तौर पर ख़त्म नहीं हुई। एहतियात ही वाहिद हल है। और अब तक जो आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइंस आई हैं उसमें ताज़ा तरीन जो उनकी जानिब से बयान जारी हुआ आलमी इदारा सेहत की जानिब से, उसमें ये कहा गया वाज़े तौर पर कि अब तक की तारीख़ की ये बदतरीन हेल्थ एमरजेंसी है जो पूरी दुनिया में नाफिज़ है कोरोना डिज़ीज़ के हंगाम। पाकिस्तान की सूरत हाल अलबत्ता इस एक माह के दौरान बहुत बेहतर रही पूरी दुनिया की निस्बत। इस बात का एतराफ़ हमें करना होगा, ये मानना होगा। खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, इसमें क्रेडिट जाता है डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हॉस्पिटल स्टाफ को, NCOC को और हुकूमती इक़दामात को भी सराहना पड़ेगा, क्योंकि ये बात फैक्ट एंड फिगर से साबित होती है। आज हम कुछ जायज़ा लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कौम से अब अपील क्या कर रहे हैं ईद उल अज़हा के हंगाम और फिर मुहर्रम के हंगाम, और साथ सूरत हाल है क्या, किस बुनियाद पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सूरत हाल पाकिस्तान की दुनिया भर की निस्बत कुछ बेहतर है। आप ये देखिए कि रवां माह यानी जुलाई का महीना ये चल रहा है, 1 जुलाई को पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट हुए थे कोरोना के वो 4339 थे। अब मजमूई तौर पर 2,74,289 केसेस हैं पाकिस्तान में। इसमें 2,41,000 और 26 केसेस जो हैं जो मरीज़ थे कोरोना के वो सेहत याब हो चुके हैं। इसकी परसेंटेज भी हम अभी जारी करते हैं स्लाइड की सूरत में। तो 1 जुलाई को 4,339 केसेस रिपोर्ट हुए। 26 जुलाई जो ताज़ा अपडेट्स आई उसमें 1,176 केसेस रिपोर्ट हुए। ये फिगर्स जो हैं ये 5,500, 5,000, 4,500 तक जा चुके थे। जून में आहिस्ता आहिस्ता ये 3,000, 2,500, 2,000, 1,500 के आसपास अब आके 1,176 पर रुके हैं। 26 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहसीत मजमुई रवां माह तक सिर्फ 56,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम जून के साथ इन केसेस का कंपैरिजन करें तो जून में 1,37,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। जून का महीना सबसे ज़्यादा क़यामत ख़ेज़ साबित हुआ था पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एतबार से। और फिर हम अगर सेहतयाबी की रेशो देखें, रिकवरी की यानी और शरह अमवात का जिक्र करें तो आप देखें कि सेहतयाबी की शरह 88% बनती है, क्योंकि मजमूई केसेस आज की तारीख़ में 2,74,289 हैं और अब तक जो सेहतयाब हुए अफराद उनकी तादाद 2,41,026 बनती है। तो इस हिसाब से जो सेहतयाबी की शरह है वो 87.9% यानी तकरीबन 88% के करीब बनती है। और जो शरह अमवात है पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तो 5,842 अफराद जहाँ भाग हुए, लेकिन इसमें जो शरह बनेगी इन मरीज़ों के हिसाब से वो 2.1% बनेगी। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी की शरह थी, मुस्बत टेस्टों की शरह थी, वो 23% तक जा पहुंची थी। यानी टेस्ट जो हो रहे थे उनमें 23% टेस्ट ऐसे होते थे जो पॉजिटिव डिक्लेयर होते थे। अब ये कम होकर 6% तक आन पहुंची है, जो इटसेल्फ एक सबूत है इस बात का कि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। आगे हम सिर्फ पंजाब का अगर जिक्र करें, क्योंकि पंजाब में आज से रात 12 बजे से लेकर 5 अगस्त तक तमाम मार्केटें बाज़ार बंद करने का फ़ैसला किया गया, ताकि पिछली ईद की जो छोटी ईद थी तब हमने देखा कि मार्केटें खुली थी, बाज़ार खुले थे, और फिर उसके बाद जून में जो तबाही देखने को मिली वो हम सब के सामने है। तो पंजाब में 2 जुलाई को 1,478 केसेस रिपोर्ट हुए थे। आज 26 जुलाई है, 24 दिन बाद 172 केसेस रिपोर्ट हुए। और पिछले 4-5 दिनों से अगर आप सीक्वेंस देखें तो वो 3 फिगर्स में है, 4 फिगर्स में नहीं है। 100+, 200+ के आसपास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि 26 जुलाई का जो मैंने डेटा आपको दिया कि 172 सिर्फ केसेस पूरे पंजाब में रिपोर्ट हुए, उसमें एक भी शख्स जहाँ भाग नहीं हुआ, जो कि खुदा का बड़ी मेहरबानी और करम है कि ये पहली बार हुआ है कि एक सूबे में एक भी शख्स जहाँ भाग नहीं हुआ। तो ये भी मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि सूरत हाल बेहतर हुई। आज जब वज़ीर-ए-आज़म मुखातिब हुए आवाम से इन सब चीज़ों को देखते हुए, तो वो क्या कह रहे थे ज़रा देखिए। दुनिया अभी तक ये भी नहीं समझ सकी कि पाकिस्तान में क्या हुआ, जबकि हिंदुस्तान हमारे साथ वाला मुल्क, वहाँ केसेस ऊपर तेज़ी से जा रहे हैं। हमारे से नीचे से शुरू हुए थे, आज हमारे से ऊपर निकल गए हैं और हमारे केसेस नीचे आ गए। मैं आज आप सबसे सारे पाकिस्तानियों को चाह रहा हूँ कि समझ जाएं कि ये 2 जो टाइम आ रहा है मुहर्रम का और कुर्बानी की ईद का, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम देख रहे हैं अब केसेस नीचे आ गए हैं और लोग भी सुनते हैं कि जी अब तो कोई सुन ही नहीं रहे कि लोगों की अमवात हुई हैं आवाम के अंदर।
بے احتیاطی کر لیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. پھر سے اگر یہ علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے پڑے، اس سے ہماری اکانومی پہ فرق پڑے گا. ہم پھر سے اپنے بوڑھے، اپنے بزرگوں کو، وہ لوگ جو بیمار ہیں، ہم ان کی جانیں خطروں میں ڈالیں گے. پھر یہ جو قربانی کی عید ہے، اس میں کوشش کریں آن لائن قربانیاں کروائیں. کامیابی سے یہ عید گزر گئی اور اس کے بعد محرم گزر گئی، تو ہم نے اب سیکٹرز کھولنے ہیں. لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، سارا سروس سیکٹر مشکل میں ہے، ٹورزم کا، یہ ریسٹورنٹس کا، اس سب کو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ یہ اپنا کاروبار شروع کریں. اب جب کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کورونا کیسز کو اوائڈ کرنے کے لیے احتیاطی طور پر جب حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج رات 12 بجے سے لے کے 5 اگست تک تمام مارکیٹیں بند رہیں گی، تو ابھی جو لاہور میں نے معلومات اکٹھی کی، معلوم ہوا کہ اس فیصلے کے خلاف لاہور کے تاجر سڑکوں پر نکل آئے ہیں. انہوں نے پنجاب میں اس لاک ڈاؤن کو مسترد کیا ہے، جو کہ ایک عجب بات معلوم ہوتی ہے. شامی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لے آئے ہیں. میں نے ابتدائیے میں کچھ فیکٹ اینڈ فگر بھی بیان کر دیے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ہم کس حد تک خوش قسمت ہے. گراف 2 ہیں چھوٹے سے، وہ ذرا میں نشر کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کی نسبت ہمسایہ ملک بھارت کی نسبت پاکستان کی صورتحال ہے کیا. ذرا یہ گراف نشر کیجئے گا تاکہ واضح ہو سکے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سبز رنگ کی لائن ہے گرین کلر کی، یہ پاکستان کی ہے. یہ جون کے مہینے میں اوپر گئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ کرو جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے، ہمیں دکھائی دیتی ہے. اس کی نسبت باقی ممالک کے جو گراف کی لائن ہے وہ اوپر جا رہی ہیں بدستور، اور پاکستان کی جو گراف کی لائن ہے وہ نیچے آ رہی ہے. بہرحال شامی صاحب، وزیراعظم کا پیغام بھی آ گیا، لیکن یہ تاجر اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کھول دیں مارکیٹیں، بازار، شاپنگ ہونا شروع ہو جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وائرس اسی تیزی سے پھیلے جو ہم نے چھوٹی عید میں اور جون کے مہینے کے دوران دیکھا؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پہ گفتگو کروں، جی، آج یوم شہادت ہے ہمارے کیپٹن محمد سرور شہید کا. جی 1948 میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے اڑی میں وہ داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت انہوں نے نوش کیا تھا. بالکل. اور وہ وہیں دفن ہے. گوجر خان سے ان کا تعلق تھا، 38 سال کی ان کی عمر تھی، اور بہت دلیری سے لڑتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور پھر ان کو نشان حیدر پیش کیا گیا جی ان کی شہادت کے بعد. بالکل. تو وہ پاکستان کے پہلے نشان حیدر ہیں. بالکل. اور دفن ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. جی. تو گویا ان کا جو مزار ہے وہ ہمیں آواز دے رہا ہے ایک لحاظ سے کہ یہ اس کو آپ نے آزاد کرانا ہے جی اس خطے کو، اور کشمیر جو ہے اس کو بھارتی چنگل سے چھڑانا ہے. تو ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا کوئی پاکستانی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب آ جائیے، دیکھیے جو آپ نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ تو واضح طور پر یہ بات بتا رہے ہیں. آپ ہسپتالوں میں بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں مریضوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہے. اب معاشرے میں چلتے پھرتے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اب پنجاب حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ عید کے دوران یہ جو چند روز بند رکھی جائیں گی مارکیٹیں اور دکانیں، تاکہ اس وائرس کو پھیلاؤ سے روکا جا سکے. جو تاجر حضرات اس پر احتجاج کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اپنے مفاد کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. دیکھیے اگر یہ وائرس کم ہوگا، معمولات زندگی بحال ہوں گے، ان کا کاروبار جو ہے وہ بھی معمول پر آ جائے گا. بالکل. لیکن اگر جیسے عید الفطر پہ ہوا، اب عید الاضحیٰ پہ بھی وہی منظر ہوا جی، اور ایک دفعہ پھر یہ وائرس جو ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو تیزی سے منتقل ہوتا ہے، اگر یہ ایک دفعہ پھر حملہ آور ہو گیا تو جو ہم معمولات زندگی کو بحال کرنا چاہتے ہیں جی، وہ پھر مؤخر ہو جائے گا معاملہ.
جی پھر ہمیں 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. جی اس لیے جو تاجر حضرات ہیں وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے SOPs کے وہ تو سارے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے عید پر. جی اور اب ان کو اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور حکومت نے بہت درست فیصلہ کیا ہے, سختی کے ساتھ اس پہ عمل ہونا چاہیے. ضرورت پڑے تو کرفیو لگا دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں پولیس نہیں, رینجرز کو بلائیں, اگر ضرورت پڑے فوج کو بلائیں, اور کوئی پرواہ نہ کریں دھمکیوں کی, اور سختی کے ساتھ نپٹیں. یہ نادان لوگ ہیں, سر شام تو میں آپ سے عرض کروں شامی یہ کیا کہہ رہے ہیں. سر شام تو اس فیصلے کے بعد لاہور کی جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں پر ٹریفک جیم ہو چکی تھی کیونکہ تاجر حضرات وہاں اکٹھے ہو گئے تھے. اور ابھی مجھے اطلاع ملی کہ انجمن تاجران لاہور جو ہے اس نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. اور یہ جو ان کے صدر ہیں مجاہد مقصود بٹ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم سے کہ فیصلہ فوری واپس لیا جائے. یہی نہیں بلکہ دیگر جو بزنسز ہیں جیسے کار ڈیلر فیڈریشن ہے اور اس طرح کے جو معاملات کھلے ہوئے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس فیصلے کو مسترد کریں گے اور کل سے کاروبار کھلا رکھیں گے. یعنی ایک طرف سرکار کا فیصلہ ہے, ایک طرف یہ انجمن تاجران کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل مسترد کرتے ہیں اور ہٹ درمی کی بنیاد پر, زور زبردستی کی بنیاد پر مارکیٹیں کاروبار کھلے رکھیں گے. یہ کیا پھر ایک تو کیاس ہو جائے گا سر, ایک تو میس بن جائے گا. یہ نہیں, کوئی کیاس نہیں ہوگا. یہ نادان لوگ ہیں, ان کو سختی کے ساتھ قانون نافذ کرنا پڑے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے 2 دن پہلے لاہور میں ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ہوئی ہے ایک ٹرالر سے. 5 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. میں حیران ہوا, موٹر سائیکل کی ٹکر ہوئی, معلوم ہوا موٹر سائیکل پر 5 لوگ سوار تھے. جی دادا کی ایک جو چلا رہا تھا, ایک اس کی والدہ تھی, ایک اس کی اہلیہ تھی اور 2 اس کے بچے تھے. بجائیے یہ دارالحکومت ہے صوبائی, ایک موٹر سائیکل پر 5 افراد جا رہے تھے اور 5 لقمہ اجل بن گئے. تو کوئی قانون بھی نافذ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, ان کے اپنے مفاد میں یہ چند روز کی آمدن پر نہ جائیں, وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھیں. اور کوشش ہونی چاہیے, اور میری توقع ہے کہ حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی. بالکل ٹھیک ہے. قسمتی سے یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک نعرہ آپ لگاتے ہیں, حکومت کانپ جاتی ہے, پیچھے ہٹ جاتی ہے. جی جی ٹھیک ہے. پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ڈسپلن نافذ کرنا چاہیے, اور تاکہ معمولات زندگی جلدی سے بحال ہو سکیں, تعلیمی ادارے کھل سکیں, شادی حال کھل سکیں. وہ تو پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا نا کہ وہ کہتے ہیں اگر عید اور محرم خیریت سے گزر جاتی ہیں اسی حساب کتاب سے جو ریشو ہم دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ریسٹورنٹس بھی کھول دیں گے, شادی ہالز بھی کھول دیں گے, اسکول کالجز بھی کھول دیں گے. لیکن یہ تب بھی ممکن ہوگا جب عید اور محرم کے دن خیریت سے گزر جائیں گے, کیونکہ خدشہ ہے. بہرحال سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت کو اب ڈٹے رہنا چاہیے, بالخصوص پنجاب میں, اور اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ احتیاط کو حتمی یقینی بنایا جا سکے. سر یہ تو کرونا اتنی بڑی وبا, اتنی بڑی آفت کے WHO نے کہا کہ یہ اب تک کی بدترین ہیلتھ ایمرجنسی ہے پوری دنیا میں, اس سے ہم نے بہت بہتر طور پر نمٹ لیا. لیکن یہ شہر قائد کا کیا کریں, وہاں پر تھوڑی سی بارش ہو تو جو عذاب وہاں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے, ندی نالے سڑکوں کا منظر پیش کرتے ہیں, سڑکیں جو ہے ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں, کرنٹ لگتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں, عجیب و غریب مناظر ہیں جو کہ دیکھنے سے انتہائی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں کچھ ویژولز بھی کراچی شہر کے ابھی نشر کر رہا ہوں, کل جو کچھ ہوا, پھر آج جو کچھ ہوا. ابھی تازہ اطلاعات ہیں کہ 8 افراد جو ہیں وہ کرنٹ لگنے سے اور دیگر حادثات سے جاں بحق ہو چکے ہیں. سندھ سرکار کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, اپوزیشن وہاں سے کچھ اور بیان دے رہی ہوتی ہے. تو ناقابل فہم ہے کہ اتنی بڑی آفت یعنی کرونا, اس کو ہم قدرے بہتر ڈیل کر گئے, لیکن چند ملی میٹر بارش, اور وہ بھی کراچی میں کبھی کبھار ہوتی ہے مونسون کے سیزن میں. ہوتا کیا ہے ذرا دیکھیے شہری کی زبانی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آبادی سے گزرنے والا نالا جو کہ بکھر چکا ہے, اور آپ دیکھیں چند گھنٹوں کی بارش ہوئی ہے. آج 27 تاریخ بروز پیر 2020 کی یہ بارش ہے جو کہ صرف کراچی کے مخصوص علاقوں میں بارش ہوئی ہے, اور حال دیکھ سکتے ہیں کہ نالا بکھر چکا ہے اور اس وقت تمام آبادی کے گھروں کے اندر مکمل پانی بھر چکا ہے. میں حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ کب یہ غور کریں گے, کب انکروچمنٹ کا خاتمہ ہوگا اور کب یہ نالے کی صفائی ہوگی.
30 सालों से हम लोगों ने इनको वोट दिया है और 30 सालों का नतीजा आप देख सकते हैं कि आज पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के MNA, ना यहाँ के MCA, ना यहाँ के काउंसलर, ना यहाँ के चेयरमैन, कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि यहाँ जायजा लें। ये देख सकते हैं, ये कोई नाला लाई नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, कोई दरिया सिंध नहीं है, ये आबादी के अंदर गुजरने वाला नाला है जो कि लोगों के लिए मौत का सामान बन चुका है। शामी साहब, अजब बात है, रोशनियों का शहर है, कभी तारीखियों में डूब जाता है तो कभी पानी में डूब जाता है और कोई वाली वारस नहीं नजर आता हमें। वो तो आधा शहर अंधेरे में डूबता है, आधा पानी में डूबता है जी। देखें, कराची में रवायती तौर पर बहुत कम बारिश होती थी जी जी। उस वजह से यहाँ जो सीवरेज का निज़ाम है, जो निकासी है आपका निज़ाम है, बुनियादी तौर पर वो कमज़ोर है। और फिर नाले जो हैं उन पे तजावुजात हो गए, फिर इस तरह की बस्तियां बस गई कि कोई तसव्वुर ही नहीं है जिसमें आप पानी कैसे निकालेंगे। तो अब ये जो यहाँ ये जो है कचरा यहाँ है, पानी यहाँ खड़ा है। एक मैं देख रहा था, एक खातून ने सोशल मीडिया पे अपने घर की तस्वीरें जो थी वो दिखा रही थी, वो कि मछलियाँ, समंदर के करीब उनका घर है, मछलियाँ तैर रही थी वहाँ उनके घर के अंदर जी, और समंदर से आई हुई थी। तो बात यह है कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम है, मुझे तो नहीं लगता कि ये वफाकी हुकूमत वो सूबाई मामलात में मदाखलत कर नहीं सकती। जो बल्दियाती हुकूमत है वो इख्तियारात का रोना रोती रहती है। सही। और जो सूबाई हुकूमत है उसके वजीर साहब तो ये फरमा रहे थे कि ये तस्वीरें पुरानी दिखाई जा रही हैं। भाई कोई ऐसा, मैं तो समझता हूँ ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, कानून में तब्दीली करें, कोई कानून ऐसा बनाए कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो ये शहर फौज के हवाले किया जाए और उनको कहा जाए हंगामी तौर पर आप प्लानिंग करें, तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं। चल शामी साहब एक मिनट ठहरे, ये जो आपकी जो तजवीज़ है, ये तो चले मान लिया कि अगर ऐसी हंगामी सूरत हाल हो जाए जो कि है तो ये तजवीज़ जो है वो काबिल फ़हम है, लेकिन क्या हमें हर साल इसी तजवीज़ पर अमल करना है? यानी जो कई बार हुकूमतों में आ चुकी जमात वहाँ पर है पीपल्स पार्टी, उसके ज़िम्मे कुछ नहीं है कि कराची शहर कुछ करे, मुस्तकिल हल कोई नहीं निकालना, यानी इसका कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई नाले बनाए जाएं। हर साल नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो मुस्तकिल हल के लिए कह रहा हूँ। टाउन प्लानिंग जो है उसका जायजा लिया जाए या कुछ सुप्रीम कोर्ट ही कुछ हुक्म जारी कर दे। हर बात पे सुओ मोटो होता है, इस पे भी सुओ मोटो लिया जाए, प्लानिंग की जाए। टाउन प्लान यानी कराची जो है प्लानिंग का फुकदान है, तजावुजात हैं, वायलेशंस हैं और नाजायज कब्जे हैं, सब ने मिल के ये तूफान उठाया है। अगर मैं कहता हूं कि इस पे कोई लंबी प्लानिंग की जाए और ये फौज जो है उसको तलब करके उसके सुपुर्द ये काम किया जाए। ये सियासतदान एक दूसरे के साथ अगर नहीं बैठ सकते, लोगों का क्या कसूर है? बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो हैं बेचारे, लोग आज किस हाल में हैं, लोग आज किस हाल में, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया नवीद कमाल साहब से, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने कराची से। आज दिन भर से कराची के मुख्तलिफ इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। नवीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि हुकूमत सिंध जो बात कहती है वो किस हद तक दुरुस्त है? लोग जो बिलबिला रहे हैं वो कहाँ किन किन इलाकों में हैं? पूरे शहर की सूरत हाल क्या देखा आज आपने दिन भर? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की आपने बात की तो सिंध हुकूमत सिर्फ जो है अपनी नाअहली पे पर्दा डालती है। सिंध हुकूमत जो कहती है उसमें कोई हकीकत नहीं है, ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर आपने शहर की बात की तो सबसे जो खास बात है वो ये है कि पूरे शहर में बारिश हुई ही नहीं। आधे शहर में बारिश हुई है और उसके बाद ये सूरत हाल है। बारिश हुई है जिला शर्की में, ईस्ट कहलाता है ये, और उसके बाद वेस्ट में हुई है बारिश थोड़ी सी, ये गरबी कहलाता है, और इसी तरह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है। सेंट्रल की अगर हम बात करें तो ये कराची का कदीम पोश इलाका है। जो अमीर लोग थे, जो रईस लोग थे, वो शुरू से ही इस इलाके में रहते थे। इसमें गुलबर्ग आता है, नाजमाबाद आता है, नौरनाबाद आता है। हम मूसा कॉलोनी गए जो नाजमाबाद नौरनाबाद के साथ मुलिका इलाका है, पूरा डूब चुका था। बिल्कुल सही फरमाया शामी साहब ने भी, इंक्रोचमेंट हुई है नालों पर, और नालों पर इंक्रोचमेंट ही इसकी वजह। लेकिन ये इंक्रोचमेंट करवाई किसने?
ये भी एक अहम सवाल है। ये इंक्रोचमेंट भी सियासी जो रहनुमा थे, सियासी कारकुनान थे, इसको चाइना कटिंग की इस्तेलाह के तौर पे इस्तेमाल किया गया और इसको बाकायदा प्लॉट बेचे गए नालों पर, और उसमें जो करता धरता सियासी जमातों के वजह जिसमें एमकेएम का कलीदी किरदार रहा है और ये बेचे हैं। उसके बाद यहाँ पर अब किसी नाले की सफाई मुमकिन ही नहीं। आप अगर शावल या एक्चुएटर किस तरह चला सकते हैं नाले में, क्योंकि नाले को तो आगे जाकर डीपली उसकी सफाई करनी होती है। अगर किनारों से आप ब्रिजेस से सफाई करते भी तो उसका हासिल उसूल यही है जो आज हमने देखा। औरंगी टाउन के इलाके डूब चुके हैं, मूसा कॉलोनी डूब चुका है, वेस्ट के कई इलाके डूब चुके हैं, शर्की के शाहराहें सड़कें डूब चुकी हैं। इस वक्त जो है करीमाबाद से लेकर ज़ियाउद्दीन अस्पताल तक ट्रैफिक अपनी जगह पे हिल नहीं पा रहा, पानी है, गाड़ियां खराब हो गई हैं। कई घंटों से लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए, मोटरसाइकिल पर जो है कराची में एक इलाके से दूसरे इलाके पर सफर जो है मुश्किल हो गया है। इस वक्त जो इलाके हैं ज़ेर-ए-आब हैं, मूसा कॉलोनी में अभी भी हम मौजूद हैं, कई घंटों से हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है अशिया खुर्दुन्नोश की उनको तरसील नहीं हो रही है, अशिया खुर्दुन्नोश उनको नहीं मिल रही है, वो अपने घरों में महसूर हैं। इन्होंने जो आर्जी हल की है वो अपने अपने घरों के आगे बाकायदा गेट के आगे एक स्लैब लगा के प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको चिपकाया है ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों के घरों में पानी जो है दाखिल हुआ है। लोग यहाँ पर जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसका तस्वुर भी नहीं है। अगर हम ये वीडियोस या पिक्चर्स हम देखें, हमें नहीं लगता कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची और यहाँ पर जो है तकरीबन तीसरी टर्म जो है हो गई है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और यहाँ पर जो है एमकेएम जो है माजी में सबसे बड़ी जमात रही है और यहाँ पर अब अच्छा नवीद, ये बताएं कि जो बात तफसीलात तो बता रहे हैं वो विजुअली भी ज़ाहिर बात हम दिखाई रहे हैं, बड़ी बड़ी जो शाहराएं हैं मरकज़ी, वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे दरिया बह रहे हैं और गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स भी उसमें बह रही हैं, छोटी गाड़ियाँ तो बह ही रही हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इस सूरत हाल में हुकूमत ने, उनके मातहत इदारों ने जिनके ज़िम्मे काम है, कुछ किया भी है या अभी तक दरिया ही का मंजर पेश कर रही हैं ये सड़कें? हुकूमत का जो हम इसमें लायामल सुबह से देख रहे हैं वो ये है कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई चीज़ चलती है, किसी शारा का मंजर कशी की जाती है तो फौरन वहाँ पर जो है मशीनरी भेजी जाती है, जनरेटर्स की मदद से जो है उस पानी की निकासी की कोशिश की जाती है। ये जनरेटर्स या उसके जरिए मुमकिन ही नहीं, क्योंकि नाले चौक हैं, नाले बंद हैं, पानी जो है निकलेगा तो कहाँ जाएगा। अब जो है कराची में होता ये आया है कि हर बारिशों पर जो है नालों की सफाई का कहा जाता है और उससे 1-1.5 महीने पहले शुरू की जाती है। इस दफा जो है वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब रुपए से जायद की रकम भी इसके लिए मुख्तस की और वो मुख्तलिफ मरलों में जो है शहरी हुकूमत को, मेयर कराची को दी भी गई है, जिसका वो खुद कहते हैं कि 55 लाख रुपए तक उनको जो है मिल चुके हैं, लेकिन 55 करोड़ रुपए उनको मिल चुके हैं। लेकिन ये कहाँ लगे हैं ये शहर में इस वक्त जो है नजर नहीं आ रहा। आधे शहर में बारिश हुई है, पूरे शहर में आज नहीं हुई है। कल जो है पूरे शहर में बारिश हुई थी, बहुत बुरी सूरत हाल थी। ओल्ड सिटी एरिया की भी, कराची का कदीम इलाका है, बहुत बुरी सूरत हाल है, सेंट्रल का भी, और बहुत जो है बुरी सूरत हाल है गुलशन इकबाल की। जो 9 आबादी है उसमें स्कीम 33 के एरियाज हैं और ये नए डेवलप हो रहे हैं। इसमें प्लानिंग क्या है और ये प्लानिंग कौन करता है और ये चाइना कटिंग किस तरह हुई, इस पे जो आपने कदीम शहर का जिक्र किया तो मैं कहीं देख रहा था कि हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो रिहाइशगाह थी वो भी पानी से मुतासिर हुई है, वहाँ भी पानी घुस गया। बिल्कुल, वजीर मेंशन जो है वो नशेबी इलाका है, ये कराची का ओल्ड इलाका है, ये बानी पाकिस्तान की जाए पैदाइश है और ये हमेशा डूबता है और इसमें जो है हमेशा जो है आकर आर्जी जो है इकदाम किए जाते हैं। कभी इसके ऊपर भी मुस्तकिल इंतजाम नहीं किए और कराची में जो है बिजली तो एक प्राइवेट कंपनी को दे ही दी है और बाकी जो ठेके हैं वो भी अब इनको चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी को दे ताकि वो लूट। अच्छा नवीद, ये बताएं कि ये अगर मजीद 2-4 दिन पानी खड़ा रहा तो वबाई अमराज फूट पड़ेंगे यहाँ पर इतने बड़े शहर में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये गटर का सीवरेज का पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है। ये नाले चौक हुआ है तो लोगों का जो सीवरेज का पानी है वो बाहर निकला है। अभी मूसा कॉलोनी में जहाँ मौजूद है यहाँ तो बारिश हुई नहीं और जो पीछे से पानी आया है जो जिसमें जो ईस्ट का इलाका गुजर नाला जो है ये मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरता है, जो पीछे इलाकों में बारिश हुई है उसके बाद पानी का एकदम फ्लो आया तो ये नाले चौक थे और चौक होने की वजह से ये इलाके ज़ेर-ए-आब आए और इन तमाम घरों में पानी दाखिल हो गया और ये हजारों की तादाद में घर हैं मूसा कॉलोनी के जहाँ पर पानी दाखिल हो गया। और अब जो है हम 2-2.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं तो अब हमने खुद देखा है कि पानी की सतह खुद जो है कम हो रही है, लेकिन कोई इदारा, कोई मुतल्लिका मशीनरी। ठीक, नवीद बहुत शुक्रिया। शामी साहब देखें, मेरा बहुत जी किया कि आज ज़िम्मेदारान को, हुकूमत की नुमाइंदगी करने वालों को बुलाया जाए, लेकिन क्या करते उनको बुला के? सर उन्होंने कहना था हम कोशिश कर रहे हैं। असल सूरत हाल तो वो जो नवीद कमाल ने दिखा दी, यहाँ वबाई अमराज सर फूट पड़ेंगे। देखिए यहाँ लाहौर में
अंडर ग्राउंड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं जी, जहां बारिश का पानी महफूज किया जाए जी, लॉरेंस रोड पर एक बड़ा स्टोरेज बन भी चुका है जी। अब इस तरह के स्टोरेज कराची में भी बनाए जा सकते। मैं तो समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाकर वजीर आजम को कराची का मसला वहां डिस्कस करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आप इसे सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत बल्दियाती हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत तो वफाकी हुकूमत, एक कभी एक दूसरे को कह रहा है, दूसरा ब्रेक तीसरे आगे को कह रहा है। ब्रेक आ गई शामी साहब, ये तो सूरत हाल तशवीशनाक है ही, नज़र रखेंगे इस पर। ब्रेक आ गई है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद ज़रा कानून साजी का जिक्र करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन किसी हद तक मिल बैठी है, क्या तय होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, एक और बड़ा अहम मौजू है। हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठे हैं क्योंकि जो पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साज है उसका आज दूसरा इजलास हुआ है। इसमें FATF के 13 बिल्स और नैब का तरमीमी बिल है, उस पर बात होगी। हुकूमत का ये मानना है कि उन्होंने जो अपनी तरामीम है, अपना मुसवदा, अपनी तजावीज़ हैं वो अपोजिशन के हवाले कर दी और अपोजिशन ने अभी तक कुछ नहीं दिया। तो अब सवाल ये है कि इन बैठकों में हो क्या रहा है और क्या वाकई नैब कवानीन के हवाले से कोई लाहमल मुत्तफ़िका तौर पर इख्तियार किया जा सकेगा, क्या तजावीज़ हैं जिन पर बात हो के इत्तफ़ाक़ी राय कायम किया जा सकता है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, ज़रा देखिए। अपोजिशन ने नैब के कानून पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, 5 साल नून लीग हुकूमत में रही, तो 10 साल आपके पास मुकम्मल अक्सरियत भी थी और अख्तियार भी था और बेहतरी ला सकते थे, लेकिन ना हो सका। अब आप हमसे तवक्को कर रहे हैं, हम हाजिर हैं और हमने उनके सामने एक प्रपोजल पेश कर दिया है। बरोज़ पीर हम शाम को बैठ जाएंगे 5 बजे और इन पर बैठकर गुफ्त शुनीद कर लेंगे। 24 रुकनी सर ये कमेटी है, आज भी इसका इजलास हुआ है। सर ये कहाँ जाता हुआ मामला आपको दिखाई देता है? हुकूमत क्या तजवीज़ करना चाह रही है और क्या अपोजिशन उसे कबूल कर लेगी? अपोजिशन के पास भी कोई खातिर खा एजेंडा होगा? देखें, अभी तो आपको इतनी तशवीश लाक हो रही है। आज तो पहली बैठक हुई है और ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि एक आल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी बनी है जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं और उसमें नैब का जो कानून है वो भी ज़ेर बहस है। जो FATF के हवाले से क़वानीन बनने चाहिए या जो उनके तकाज़े हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कहा है कि जो कुलभूषण यादव जो है उसको जो अपील का हक दिया गया है वो ऑर्डिनेंस जो है वो भी इस कमेटी के सामने रख दिया जाए। तो देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाना भी ज़रूरी है, मौसर कानून बनाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कानून ना बने जिसके वजह से आप अपने मुखालफों को ज़िच कर सकें, परेशान कर सकें। जिस तरह आपने देखा कि एक एंटी नारकोटिक्स लॉ जो है वो किस तरह इस्तेमाल हुआ राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और किस तरह फिर उसकी कली खुली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से भी काफ़ी दागदार है। तो नैब का जो कानून है, देखिए इसमें तो शाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं। अपोजिशन जो थी, आज की अपोजिशन जो है वो जब बरसरे इक़्तिदार थी तो वो उसमें तरामीम नहीं कर सकी। आसन इकबाल साहब उसकी वजह ये बयान करते हैं कि वो इसे कंसेंसस से करना चाहते थे और PTI ने ताउन नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल ये कमजोर दलील है। जी, अगर दोनों बड़ी जमातें जो थी अगर उनमें कंसेंसस हो जाता तो ये वो काम इजीली कर सकते थे। 10 साल उनको मिले थे। लेकिन आप देखिए नैब का जो कानून है उसमें उसके बारे में और नैब के रवैये के बारे में, उसकी कारकर्दगी के बारे में आला तरीन अदालत जो है उसका एक बड़ा फैसला आ चुका है। मुख्तलिफ दूसरे मुकदमात में भी ऑब्जर्वेशन आती रहती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस कानून को अच्छी तरह सोच समझकर इसमें तरमीम की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये अदारा ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये भी नहीं है
کہ آپ اس ادارے کے بالکل دانت ہی کوئی باقی نہ رہے. جو مؤثر کارروائی کرنے کا اختیار اور حق تو ملنا چاہیے. صحیح. لیکن جو دیکھیے جو نیب کا لا ہے جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے, چیئرمین نیب کے پاس بے تحاشا اختیارات ہیں. وہ اگر چاہیں تو کسی کو گرفتار کر لیں, چاہیں تو گرفتار نہ کریں, چاہیں تو پہلے ریفرنس پیش کریں, چاہے تو ریفرنس بعد میں پیش کریں, اور پھر اس طرح 90 دن کا ریمانڈ ملتا ہے. اور ضمانت لینے کا اختیار بھی کسی عدالت کے پاس نہیں ہے. تو یہ اس نے ایک بڑا بنا دیا ہے. اور سرکاری پھر نیب نے اپنا دائرہ بڑا وسیع کر لیا. یہ پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا. آہستہ آہستہ اس کا دائرہ وسیع ہو گیا. اس میں بزنس مین بھی آ گئے, اس میں میڈیا پرسنز بھی آ گئے, اس کے اندر صنعت کار بھی آ گئے, اس کے اندر ہر طرح کا سرکاری افسر بھی آ گیا. تو اس کے نتیجے میں جب دائرہ آپ نے اتنا پھیلا لیا تو پھر مؤثر بھی نہیں رہا عدالت میں, کیونکہ فیصلے ہی نہیں ہوتے. عمر جٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر اسلام آباد سے. جو ہے عمر جٹ صاحب کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے میری بات سن لیں آپ. بات یہ ہے کہ 1996 میں جب نجم سیٹھی صاحب احتساب کے وزیر تھے, فاروق لغاری صاحب کی نگران حکومت میں, ملک معراج خالد صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت, اور ہمارے جناب فخر الدین جی ابراہیم وزیر قانون تھے. ایک قانون اس وقت نافذ کیا گیا تھا. اس میں یہ تھا کہ یہ جو سماعت ہوگی کسی ریفرنس کی, وہ 1996 کی بات بتا رہا ہوں, وہ فل بینچ ہوگا ہائی کورٹ کا. 3 جج ہائی کورٹ کے وہ ریفرنس کی سماعت کریں گے. اب آپ دیکھیے کجا یہ اہتمام تھا, اور کجا یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ سابق صدر, سابق وزیر اعظم, سابق گورنر, سابق وزیر اعلیٰ, ان کے خلاف کارروائی کی سماعت کرتا ہے. ایک جج کے پاس درجنوں مقدمات ہوتے ہیں. اور پھر وہ تماشا بھی آپ نے دیکھا جو ارشد ملک کی ویڈیو کا بنا, کہ ان کو بلیک میل کیا گیا ان کی ویڈیو بنا کے, اور پھر وہ بنی ہوئی سے استفادہ کر کے اور مرضی کا فیصلہ کرایا گیا. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. اس کو اعلیٰ تر سطح پہ جانا چاہیے. نہیں اب تو آگیا نا کے معاملے کو بھی اب تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ سر طے کیا ہوتا ہے. میں اسی لیے عمر جٹ صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ آج کی جو کارروائی تھی اس کی ڈیٹیل ہم جان سکیں. جی ایک منٹ ٹھنڈے دل سے. اب تو آج تو پہلے حکومت نے مسودہ پیش کیا ہوگا, اپوزیشن اس پہ مشورہ کرے گی. دیکھیے اب وقت آ گیا ہے. آج کی حکومت جو ہے اس کے بھی مفاد میں ہے. وہ کل کی اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے, اس کے گلے پہ بھی صافہ ڈالا جا سکتا ہے. اس کے لوگ بھی آج جو ہیں بیٹھے ہوئے مسند اقتدار پہ کل دربدر ہو سکتے ہیں. ٹھیک بات. اس لیے ایک وسیع تر طریقے سے غور کر کے اس پر پھر ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. اب آپ عمر جٹ صاحب. اچھا عمر بتائیے گا, یہ آج کا جو اجلاس ہوا کیا کہتے ہیں حکومتی اراکین جو اس کمیٹی میں شامل ہیں, پر اپوزیشن رہنماؤں سے بھی آپ کی بات ہوگی. آج کنکلوڈ کس نوٹ پر ہوا یہ آج کا اجلاس؟ جانی صاحب آج یہ دوسرا اجلاس تھا پارلیمانی کمیٹی برائے قانون و انصاف کا, اور آج 10 منٹ سے زیادہ کی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن گزشتہ جمعے کو جب حکومت نے اپنا مسودہ اپوزیشن کو دیا تھا تو اب حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن بھی اپنی ترامیم کا جو مسودہ ہے, جو تجاویز ہیں, وہ حکومتی اراکین کو دے. اس پر گزشتہ رات کو اسپیکر ہاؤس میں ایک آف دی ریکارڈ اجلاس بھی ہوا ہے. اس اجلاس میں نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے اور حکومتی رہنما شریک ہوئے, اور جن حکومتی نیب ترامیم کی تجاویز پر اعتراض تھا اپوزیشن کو, وہ واپس لینے پر حکومت رضامند ہوئی, جس کے بعد آج یہ اجلاس کنڈکٹ کیا گیا. اور اس اجلاس میں حکومت کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہے اپوزیشن کو کہ وہ اپنی ترامیم پیش کریں اور تحریری طور پر حکومت کو دیں تاکہ ان پر ڈیبیٹ ہو سکے. اور اب آج فاروق ایچ نائک اور دیگر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں, اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج
कभी इम्कान है कि आज ही वो मुसद्दा अपोजिशन की जानिब से। मुख्तसर ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जी FATF की बिल की मंजूरी नैब कवानीन से मशरूत कर रही है अपोजिशन, या अपोजिशन की वो बात के चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसीक का जो एलिमेंट है वो निकाला जाए, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? जी बिल्कुल जामी साहब, आपकी दुरुस्त इंफॉर्मेशन है। एक तो जो चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की जो मुद्दत मुलाजमत के सेक्शंस हैं उस ड्राफ्ट में, उनमें तरामीम की तजावीज़ थी जिन पर अपोजिशन को एतराज था। हुकूमत चाहती थी कि वो नॉन एक्सटेंडेबल का जो वर्ड है उसे चेंज किया जाए और इनकी एक्सटेंशन की जा सके, लेकिन अपोजिशन को इस पर एतराज है और इसी पर गुज़श्ता रात स्पीकर हाउस में जो इजलास हुआ तो ये तय पाया कि हुकूमत इन तजावीज़ से पीछे हटेगी और उसके बाद फिर ये दोबारा इजलास कंडक्ट किया गया। जहाँ तक FATF की बात है तो हुकूमत ये चाहती है कि FATF के हवाले से कुछ कानून साजी करे और उस कानून साजी से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सके, लेकिन अपोजिशन ये कहती है कि वो कानून साजी जो तकरीबन 8 कवानीन हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का कानून भी और दीगर कवानीन समेत 8 कवानीन है, तो अपोजिशन ये कहती है कि उन कवानीन को इस कमेटी में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले नैब तरामीम के हवाले से मामला मुकम्मल तौर पर दिया जाएगा तो फिर आगे बात चलेगी। चले, अपोजिशन के हाथ भी कुछ है मनवाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपको मर्जा शाम साहब। वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज़रा 2 साल हो गए इंतखाबात को, तब्दीली सरकार को, रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सकी, वादे पूरे क्यों नहीं हो सके, क्या वजह बनी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, इंतखाबात के 2 साल 25 जुलाई, तब्दीली किस हद तक आती आपको महसूस हुई और कहाँ कहाँ आई? वादे जो थे इमरान खान साहब के वो किस हद तक पूरे हुए, किस हद तक पूरे नहीं हो सके, और उन वादों की राह में क्या रुकावटें आपको दिखाई देती हैं अगर सम अप करना पड़े आखिरी इस जंग में? तो देखिए, इससे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम पेश की थी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल को एक्सटेंडेबल होना चाहिए, तोसी हो सके, वो एक बच्चगाना तजवीज़ थी, क्योंकि अगर कायदे हिस्ब इख्तलाफ और कायदे ऐवान की मर्जी से तकर्रुर होना है तो तोसी भी उनकी मर्जी से होगी, ठीक, तो फिर बेमसरफ है। अगर उनकी वो वापस हो गई ना, वो बता रहे थे कि वो अपोजिशन के इसरार पर वापस हो चुकी, ठीक है, वो यानी वो गैर मौसर तजवीज़ थी, उसका कोई तुक नहीं था। और दूसरी बात यह कि हुकूमत कोई कानून नहीं बना सकती, सेनेट में उसके पास अक्सरियत नहीं है, मजबूरी है अपोजिशन के साथ मामला करना, और ये पैकेज डील होनी चाहिए, सारे कवानीन पर समझौता हो जाए ताकि फिर इत्मीनान से आगे बढ़ सके। देखें, अब ये जो मौजूदा हुकूमत के 2 साल हैं, अब इनको 2-4 मिनट में तो समेटा नहीं जा सकता। तनकीद तो लोगों ने बहुत की है, हम भी करेंगे, कुछ कल भी जायजा ले लेंगे, लेकिन 2-3 बातें मैं करना, जो अच्छी बातें हुई हैं वो करना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि हुकूमत और हमारे दफाई अदारे हैं, हम अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत, ये एक पेज पर रहे हैं और इनके दरमियान फासला पैदा नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा माहौल इस हवाले से रहा है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और ये सबसे जानदार नुक्ता है। दूसरी बात, और ये कंटिन्यू करना चाहिए, पाकिस्तान का मुफाद इसी में है कि ये एक पेज जो है ना ये बरकरार रहे, ठीक। दूसरा, ये जो कोरोना वायरस की जो हैंडलिंग थी, CNOC जो बना, जिस तरह जो भी हुआ और जो इक़दामात भी हुए, नतीजा ये बता रहा है कि वो हिकमत अमली दुरुस्त साबित हुई है नतीजे के एतबार से, ठीक, तो उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, इतराफ किया जाना चाहिए उसका। और तीसरी बात जो हुई है वो ये है कि आखिरी दिनों में अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठे हैं, यानी एक कुल जमाती पार्लिमानी कमेटी बनी है, कवानीन पर गौर हो रहा है, नैब के कानून की तरमीम हो रही है, दूसरे कवानीन पर गौर हो रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो टेंशन थी, जो महाजराई थी, वो निस्बतन उसे कम करने में मदद मिलेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो 3 बातें बड़ी अच्छी हुई हैं और बाकी जो मामलात हैं
وہ تو آپ کو پتا ہے کہ گورننس کے مسائل بھی ہیں, مہنگائی کے ہیں, بے روزگاری کے ہیں, اکانومی کے ہیں, اور یہ پھر بہت سے اثرات کورونا کے ہیں, اور بہت سے اثرات کورونا کے علاوہ کچھ نہ کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے, چلے وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ نے یقین جانے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. 2 منٹ میں آپ نے 3 میرٹس اور کچھ ڈی میرٹس بھی گنوا دیے, یہی حقیقت ہے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, کل آپ سے ملاقات ہوگی نقطہ نظر میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.